जय जोहार पढ़ंतुओं, कैसे आप सभी। आप सभी का इस द पढ़ंतु क्लासेस चैनल में स्वागत है। मैंने आपको आते ही जय जोहार कहा, वहीं से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आज हम जो इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ का परिचय। छत्तीसगढ़ का जो परिचय है उसके साथ ही हम लोग आज की क्लास में इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्राचीन काल में किन किन नामों से इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को जाना गया, कैसे प्राचीन काल के उन नामों के बाद फिर इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, और फिर हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस तरीके से हुआ, क्या रास्ता तय किया इस छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण के तौर पर। ठीक है, देखिए जो टॉपिक है वो आपका स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन बिल्कुल पूछा ही जाता है। और जो टॉपिक हम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो सारा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे टेक्निकल फील्ड से हो, नॉन टेक्निकल फील्ड से हो। यदि आप स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन तो पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी चीजें या पिछले जितने भी एग्जाम्स में यहाँ से पॉइंट्स पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, और मैं आपको बताते चलूंगा कि कब कौन से एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी गई थी। क्लियर है। अब देखें छत्तीसगढ़, इसकी कहानी रामायण जितनी पुरानी है। जी हाँ, देखिए किसी भी ताम्रपत्र, किसी भी अभिलेख में जो भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से हमको प्राप्त हुआ है, उसमें कहीं पर किसी भी ताम्रपत्र, किसी भी अभिलेख में आपको छत्तीसगढ़ जो है शब्द नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किसी और नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? देखिए सबसे पहले कहानी इसकी चालू होती है रामायण से। जी हाँ, रामायण ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित इस रामायण में जो वर्णन मिलता है, कुछ स्थानों के, कुछ क्षेत्रों के जो नाम मिलते हैं, उसमें मुख्य रूप से दो प्रमुख नाम आप देखेंगे, एक उत्तर कौशल और दूसरा आपका दक्षिण कौशल। ठीक है, अब ये जो उत्तर कौशल है, ठीक, ये आज का जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, जो सरयू नदी के किनारे स्थित है, उस क्षेत्र की बात हो गई। वहीं दक्षिण कौशल जो कि विंध्य श्रेणी के किनारे स्थित है, ठीक है, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, उसकी बात हो गई, जिसको दक्षिण कौशल के नाम से वर्णन हम किया गया है रामायण में। ठीक है, अब ये जो दक्षिण कौशल है, यहाँ की जो राजकुमारी थी वो थी कौशल्या देवी। जी हाँ, कौशल्या जो कि राजा राम के पिता दशरथ, ठीक, उनकी पत्नी रही है। राजकुमारी कौशल्या दक्षिण कौशल की राजकुमारी रही है। तो आप कह सकते हैं कि राजा राम का ननिहाल है ये हमारा छत्तीसगढ़, जो कि रामायण काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? ठीक। अच्छा, एक बात और, ये जो छत्तीसगढ़ का आज जो हमारे पास मानचित्र है, जो उत्तर से दक्षिण जो क्षेत्र है, उसमें जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, जिसको हम लोग बस्तर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वो बस्तर उस रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक, ऐसा वर्णन मिलता है कि एक जंगल था, एक अरण्य था, जिसमें दंडक नामक एक राक्षस का वो क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया दंडकारण्य। ठीक है, तो ये दक्षिणी क्षेत्र का नाम है छत्तीसगढ़ के, जिसका नाम है दंडकारण्य। रामायण काल में आज हम उसको बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? प्रश्न यदि पूछा जाए कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था, तो आपको आंसर देना है दक्षिण कौशल। विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में जो स्थित है वही क्षेत्र दक्षिण कौशल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महाभारत काल की तरफ। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौशल या प्राक कौशल के नाम से उसका वर्णन मिलता है। वहीं जो बस्तर क्षेत्र है उसे कांतार क्षेत्र के नाम से जाना गया है। कांतार क्षेत्र के नाम से उसका वर्णन हमको मिलेगा। क्लियर है? तो रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो दक्षिण कौशल था,
महाभारत काल में वही दक्षिण जो कोसल था वो हो गया कोसल या प्राक कोसल। क्लियर है? तो दो प्राचीन नाम हमको मिल चुके हैं छत्तीसगढ़ के, रामायण काल और महाभारत काल में। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं गुप्त काल की तरफ। तो देखिए गुप्त काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो नाम था वो था कोसल। क्लियर है? और इसके प्रमाण भी हैं। जी हाँ, गुप्त काल में दो प्रमुख प्रमाण हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सम्राट समुद्रगुप्त के कवि, दरबारी कवि हरिशंड के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान पर निकला भारत विजय करने के लिए, दक्षिण विजय करने के लिए, तो उसने छत्तीसगढ़ के दो राजाओं को भी हराया था। क्लियर है? तो उसमें उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए कोसल शब्द का इस्तेमाल किया। किसने? कवि हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। क्लियर है? वहीं उन्होंने उसमें कहा कि महाकांतार के नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया था समुद्रगुप्त ने। इसका मतलब ये कि महाकांतार उस समय गुप्त काल में बस्तर क्षेत्र को कहा जाता था। क्लियर है? इसी प्रकार एक और गुप्त कालीन प्रमाण है हमारे पास, और वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि, कुलगुरु, संस्कृत में महारथ हासिल कवि कालिदास। उनकी रचना है रघुवंशम। इस रघुवंशम में भी मुख्य रूप से दो क्षेत्रों का वर्णन आपको मिलेगा। एक उत्तर कोसल जो आज के अवध क्षेत्र या अयोध्या जो क्षेत्र है उसका वर्णन उसमें मिलेगा। वहीं दूसरा एक वर्णन मिलेगा, एक नाम मिलेगा कोसल का, जो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए प्रयोग में लाया गया था। क्लियर? तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? कोसल नाम से जाना जाता था। ठीक है, परंतु यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं तो देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1862 में हुआ और जिसके सबसे पहले डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी कि भारत में पुरातात्विक खोजों की जो शुरुआत थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा स्टार्ट किया गया। पुरातात्विक खोजों की शुरुआत जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में चालू होता है। तो उनका क्या मत है, उनका क्या विचार है, उन्होंने इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बारे में क्या वर्णन किया है? तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी एएसआई की रिपोर्ट में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए महाकोसल शब्द का प्रयोग किया। याद रखें, महाकोसल शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर है? तो हो सकता है कि उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल में दक्षिण कोसल को एक और गरिमामय स्थान देने के लिए ये महा शब्द जोड़ा गया हो। क्लियर है? और इस तरीके से महाकोसल नाम पड़ गया उसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र का, जो प्राचीन काल से दक्षिण कोसल या कोसल के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है? और इस दौरान इस एएसआई की रिपोर्ट में इस महाकोसल यानी कि आज के इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको दंडकारण्य के नाम से उस एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया। क्लियर है? ठीक। देखिए इस छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासनकाल भी रहा है। कलचुरियों की जो रतनपुर शाखा है जिसमें शासक थे जाजल्य देव, जाजल्य देव के रतनपुर अभिलेख में भी आपको इस क्षेत्र के लिए दक्षिण कोसल शब्द मिलेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने बात की कि छत्तीसगढ़ के क्या क्या प्राचीन नाम रहे हैं अलग अलग कालखंडों में। ठीक, तो प्रश्न जो यहां से पूछा जाएगा वो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखें दक्षिण कोसल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था कोसल या प्राक कोसल। गुप्त काल में यह कोसल के नाम से जाना गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम की एएसआई रिपोर्ट में इस क्षेत्र को महाकोसल के नाम से वर्णन किया गया है। और वहीं
कलचुरियों के शासनकाल में जाचक देव की रतनपुर अभिलेख के अनुसार यह दक्षिण कोसल के नाम से जाना गया है। क्लियर है? तो एक प्रश्न उठता है परंतुओं की, कैसे प्राचीन काल का यह दक्षिण कोसल क्षेत्र आज छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? किस प्रकार इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा? क्योंकि प्राचीन में तो यह दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे दक्षिण कोसल से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ नाम जो पड़ा उसके लिए हमारे पास तीन अलग अलग विचार हैं, तीन अलग अलग मत हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं राय बहादुर हीरालाल जी के मतानुसार उन्होंने क्या कहा। देखिए, हीरालाल जी ने बोला कि जब भारत में 16 महाजनपदों का गठन हुआ था, आज से करीब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में, तब ये जो क्षेत्र था वो चेदी महाजनपद का यहाँ पर गठन हुआ था, इस क्षेत्र को संगठित करके। क्लियर है? चेदी जनपदा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट दैट टाइम इन 6th सेंचुरी बीसी। तो ये जो चेदी महाजनपद था, यहाँ पर चेदी वंश के राजाओं का शासनकाल रहा है। ऐसा मानना है हीरालाल जी का कि चूंकि चेदी वंशीय राजाओं का राज्य रहा है तो इसका नाम पड़ गया छत्तीसगढ़। क्लियर है? और यही छत्तीसगढ़ आगे बिगड़कर हो गया छत्तीसगढ़। ऐसा कहना है किसका? राय बहादुर हीरालाल जी का, ये इनका मत था। फिर आते हैं, बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी बेगलर के अनुसार क्या मत दिया गया। इनका ऐसा एक कहानी इनके द्वारा बताई गई, एक किंवदंती बताई गई कि यहां पर जरासंध का शासनकाल चलता था। ठीक, और ये जो राजा जरासंध है, इसी के शासनकाल के दौरान करीब 36 चर्मकारों का परिवार रहने आया। ठीक है, 36 cobblers family came here to settle। क्लियर है? यहां पर सेटल होने के लिए आए, यहां पर इन्होंने अपने घर बनाए। तो ये 36 चर्मकारों के परिवारों का जो घर था वो हो गया छत्तीसगढ़, और यही आगे चल के हो गया क्या? छत्तीसगढ़। क्लियर है? ऐसा विचार दिया किसने? बेगलर ने, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी हैं। क्लियर है? इसके बाद अब हम बात करते हैं इतिहासकार चिस्म की। इतिहासकार चिस्म का जो मत है वो कलचुरी कालीन मत है एक्चुअली। तो यहां पर इनके अनुसार ये बताया गया कि यहां पर जब कलचुरी शासक कल्याण साय शासन कर रहे थे, तो कल्याण साय ने यहां छत्तीसगढ़ में एक जमाबंदी प्रणाली लागू की थी। ठीक है, जमाबंदी प्रणाली। ओके, एक टैक्स सिस्टम था, कर वसूलने की व्यवस्था थी, जिसके तहत एक जमाबंदी प्रणाली यहां पर लागू किया गया। और इस जमाबंदी प्रणाली के तहत 36 अलग अलग गढ़ों में पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कर दिया गया? इस प्रदेश को अलग अलग 36 गढ़ों में विभाजित कर दिया गया। क्लियर है? और इन गढ़ों के हिसाब से फिर वहां से टैक्स वसूला जाता था। क्लियर है? तो इस पूरे प्रदेश को जमाबंदी प्रणाली के तहत 36 अलग अलग गढ़ों में विभाजित किया गया। कैसे विभाजित किया गया? तो आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ में जो है ये आपका क्या शिवनाथ नदी बह रही है। ठीक है, अब ये जो शिवनाथ नदी है इसी का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक, इसके उत्तरी हिस्से को रतनपुर शाखा के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? और इस रतनपुर शाखा के अंतर्गत आपके क्या आ गए? 18 गढ़ आ गए। क्लियर है? 18 गढ़। वैसे ही शिवनाथ नदी के दक्षिण, ठीक, शिवनाथ नदी के दक्षिण में भी ये आपका हो गया रायपुर शाखा
ठीक, और इसके अंतर्गत भी 18 गढ़ आ गए। तो इस प्रकार ये पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो था वो 18 गढ़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ के रूप में यहाँ पे विभाजित हो गया। और इस प्रकार इस कलचुरी शासन काल के दौरान इस जमाबंदी प्रणाली के तहत ये छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। क्लियर है? तो ये 3 अलग अलग विचार हमने देखे कि कैसे छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। क्लियर है बात? ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। यहां से ये पॉइंट आ सकता है कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा, ये किसका विचार था? तो राय बहादुर हीरालाल जी का विचार था। क्लियर है? ठीक है। फिर इतिहासकार चिस्म के अनुसार क्या मत दिया गया? क्लियर है? इसके बारे में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। ओके, ये छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाम तो हो गया छत्तीसगढ़, लेकिन ये छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, इस नाम का प्रयोग इस प्रदेश के लिए कब और किस साहित्य में किया गया, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है कि कहां पर और कब किस तरीके से छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया गया और इस प्रदेश को फिर साहित्य में स्थान मिला छत्तीसगढ़ के नाम के रूप में। क्लियर है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग। ठीक, देखिए साहित्य की बात हो रही है तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो नाम का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम, ठीक, वो हुआ था 1494। ठीक, 1494 में कवि दलराम राव, ठीक, कवि दलराम राव जो कि खैरागढ़ रियासत में जो राजा थे लक्ष्मी निधि राय, ठीक है, खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के काल में कवि दलराम राव ने एक पंक्ति लिखी। उस पंक्ति में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ 36 में न गढ़ैया रही। ठीक है, ये पंक्ति कवि दलराम राव ने जब लिखी 1494 में, यानी कि उस समय आपका सल्तनत काल चल रहा था, भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन काल चल रहा था। ठीक, ये पॉइंट भी आप याद रखें। उस वक्त कवि दलराम राव की इन पंक्तियों में छत्तीसगढ़ इस नाम का प्रयोग हमको मिलता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग कब किया गया? तो 1494। कौन सा काल था? तो सल्तनत काल चल रहा था, अगर भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो। और किसके द्वारा किया गया है? तो कवि दलराम राव। कहीं कहीं पर आपको दलपत राव भी मिलेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम नाम है। ठीक है, कवि दलराम राव, ये नाम आप अच्छे से याद रखें। छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, ठीक, जो एक ऑथेंटिक प्रमाणिक रूप से लिया जाता है, उसमें आपको यही नाम आपको मिलेगा, कवि दलराम राव को याद रखिएगा, जो कि खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के काल में इन्होंने लिखी थी। क्लियर है ये बात? ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोपाल चंद्र मिश्र। ठीक है, गोपाल चंद्र मिश्र जो कि रतनपुर के कवि थे। ठीक, रतनपुर शाखा में जो एक राजा रहे हैं राज सिंह,
ठीक, वो राजा राज सिंह के कवि रहे हैं, रतनपुर के कवि रहे हैं गोपाल चंद्र मिश्र, जिन्होंने एक रचना की। ठीक, उस रचना का नाम है खूब तमाशा। ठीक है, क्या नाम है? खूब तमाशा। इस खूब तमाशा के छंद 7 में इन्होंने छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखें कि गोपाल चंद्र मिश्र जो कि रतनपुर के कवि हैं, उनकी रचना खूब तमाशा में जो है छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग होता है। ठीक, ये जो रचना है ये करीब 1686 की ये बात है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेवाराम की। जी हाँ, रेवाराम जो कि एक छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहासकार के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक, ओके, तो आधुनिक इतिहासकार रेवाराम जी ने जो है एक ग्रंथ की रचना की। ठीक, और 1896 में जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया। ठीक है, इनकी रचना का, इनकी ग्रंथ का नाम है विक्रम विलास। ठीक है, विक्रम विलास ये जो रचना है, ठीक, इसमें रेवाराम जी ने आधुनिक इतिहासकार 1896 में ये विक्रम विलास ग्रंथ में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया। ठीक, और एक नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट है ये आपका। ये एक ब्रिटिश अधिकारी है मिस्टर J.T. ब्लंट। ठीक है, मिस्टर J.T. ब्लंट एक ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया। ठीक, और उस यात्रा वृत्तांत के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि शासकीय रूप से बिलासपुर गजेटियर में सबसे पहले जो है आपका इस छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बिलासपुर गजेटियर में शासकीय रूप से इस छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले बात की इस बारे में कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल में किन किन नामों से उसको जाना जाता था। फिर हमने बात की कि कैसे वो प्राचीन काल के दक्षिण कोसल नाम से फिर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, और फिर हमने बात की छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हमको कब से और किन साहित्यों में किसके द्वारा ये प्रयोग किया गया, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। क्लियर है बात? ठीक, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आपको याद रखना है। सर्वप्रथम किसके द्वारा साहित्य में प्रयोग किया गया? तो कवि दलराम राव। ठीक है, जो कि किसके कवि थे? तो खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मीनिधि राय के कवि हुए हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर नाम आता है खूब तमाशा। ये किसकी रचना है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो खूब तमाशा किसकी रचना है? ये कवि गोपाल चंद्र मिश्र की रचना है, जो कि रतनपुर के कवि थे। रतनपुर के शासक राज सिंह थे, उनके ये कवि हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने छंद नंबर 7 में 1686 में खूब तमाशा की रचना की है। उस छंद 7 में आपको छत्तीसगढ़ नाम मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक इतिहासकार कवि रेवाराम की बात आती है। आधुनिक इतिहासकार रेवाराम जी जो है उन्होंने 1896 में विक्रम विलास एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया। उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। और फिर एक ब्रिटिश अधिकारी यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक शासकीय रूप से भी छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग चालू हुआ। सर्वप्रथम किसमें? तो बिलासपुर गजेटियर में, जो कि ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर J.T. ब्लंट की यात्रा वृत्तांत के वर्णन से हमको ये जानकारी मिलती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो पढ़ंतुओं ये पूरा नामकरण संस्कार यहाँ पे संपन्न होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, उसके विकास की क्या कहानी है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की कहानी प्रारंभ होती है, और फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। इस पूरे सफर के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की कहानी। ठीक है,
कहानी शुरू होती है 1854-55 से, ठीक है। 1854-55 के आते आते जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ये आपका ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन चुका था। ठीक है, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। फिर जब ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों का गठन किया तो 1861 में एक प्रांत बना और उसका नाम रखा गया मध्य प्रांत। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत 1861 में ये बना, जिसमें मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो आज के हिसाब से इसमें आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया, महाराष्ट्र एरिया और आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये तीनों को मिलाकर के एक मध्य प्रांत बनाया गया था, जिसकी राजधानी बनाई गई थी नागपुर। ठीक है, ये इस मध्य प्रांत का कैपिटल था। फिर 1862 में ये मध्य प्रांत जो है ये आपका कुल मिला के 5 इसमें संभाग थे। ठीक है, इन्हीं 5 संभागों में से एक आपका छत्तीसगढ़ संभाग, ये उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग था, जो 1862 में एक स्वतंत्र संभाग बना और इसका जो मुख्यालय था वो है आपका रायपुर। ठीक है, रायपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया 1862। छत्तीसगढ़ जब संभाग स्वतंत्र संभाग बना तो उसका मुख्यालय रायपुर रहा। क्लियर? ठीक, तो इस प्रकार 1861 में मध्य प्रांत के 5 संभागों में से एक छत्तीसगढ़ संभाग ये अस्तित्व में आया, स्वतंत्र संभाग के रूप में मुख्यालय उसका बन गया क्या? रायपुर। अब आगे चलते हैं तो 1862 के बाद आगे बढ़िएगा और हम चलते हैं सीधे 1905। ठीक है, और यदि भारत के इतिहास हम उसके पन्ने को खोलकर देखें तो 1905 में एक बहुत ही बड़ी घटना भारत में हुई थी और उसको हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था, एक तरफ पश्चिमी बंगाल और फिर पूर्वी बंगाल। ठीक है, और उस बंगाल प्रांत में मुख्य रूप से क्या क्या था? बिहार, उड़ीसा और आज का जो पश्चिम बंगाल है और पूर्वोत्तर राज्य है, ये पूरा मिलाकर के पूरा एक बंगाल प्रांत था। क्लियर? तो इसमें देखिए उड़ीसा और बिहार भी है, और ये उड़ीसा और बिहार जो एरिया है वो आज के छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। क्लियर बात? तो जब ये बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, ठीक है, तो हुआ ये कि आप देखें जैसे कि ये आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, अब ये आपका उड़ीसा ही लगा हुआ है ना, ये आपका बिहार। ठीक है, ये उड़ीसा वाला रीजन हो गया, ये आपका बिहार वाला। क्लियर? अब देखिए हुआ ये कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ का एक एरिया, ठीक, ये आपका संबलपुर वाला एरिया, चूंकि संबलपुर एरिया एक तरह से उड़िया भाषीय क्षेत्र था तो उसको बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में उसको मिला दिया गया। क्लियर? तो इस छत्तीसगढ़ संभाग का ये चला गया कहां? बंगाल प्रांत में। ठीक है, संबलपुर। और वहीं जो आपका यहां पर ये जसपुर, ठीक, ध्यान से सुनना है, जसपुर, ठीक, आपका सरगुजा, फिर उदयपुर, फिर आपका चांग बखार और कोरिया। ठीक है, 5 पॉइंट्स है ना, ध्यान से सुने। जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांग बखार और आपका कोरिया, ये जो 5 क्षेत्र हैं ये आपका इस बंगाल प्रांत से कहां लाया गया? छत्तीसगढ़ संभाग में जोड़ दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार फिर ये आपका छत्तीसगढ़ का ये वर्तमान मानचित्र तैयार हुआ। कब हुआ? 1905। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो याद रखें प्रश्न आता है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र कब तैयार हुआ था? तो याद रखिए 1905। किस घटना के दौरान? बंगाल विभाजन के दौरान। क्लियर है? ठीक, फिर से देखें
आपका संबलपुर जो है ना, संबलपुर, चूंकि ये उड़िया भाषी क्षेत्र था तो ये चला गया उड़ीसा क्षेत्र में, जो कि बंगाल प्रांत का हिस्सा था। और बंगाल प्रांत से जो आपका छत्तीसगढ़ संभाग में मिलाया गया, ठीक, उसमें 5 पॉइंट्स आते हैं। क्या क्या 5 पॉइंट्स हैं? तो ये है एक आपका जसपुर, ठीक, दूसरा है आपका सरगुजा, ठीक, फिर आता है उदयपुर, है ना, फिर आता है चांग बखार, ओके, और आपका आता है क्या, कोरिया। ठीक है, ये चांग बखार जो है वो आपका भरतपुर जनकपुर वाला एरिया है। ठीक है, तो ये 5 जो है ये आपका इसमें मिला आपके छत्तीसगढ़ संभाग में, और इस तरीके से ये वर्तमान मानचित्र जो है वो तैयार हुआ। क्लियर हुआ? ठीक, चलो, वर्तमान मानचित्र तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम चलते हैं 1918 में। क्लियर है? 1918 में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, क्लियर है ना, द फर्स्ट ड्रीमर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, नाम है उनका पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, एक प्रश्न यहीं से निकलता है, ध्यान से सुनना है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन थे, प्रथम संकल्पनाकार कौन थे? तो याद रखें, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, जो कि एक महान साहित्यकार रहे हैं, ठीक, जो कि एक हरिजन सेवक रहे हैं, ओके, और जो कि स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी रहे हैं। क्लियर है? ठीक, याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक पांडुलिपि तैयार की। क्लियर है? और उस पांडुलिपि में एक छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया। क्लियर है? स्पष्ट रेखा चित्र उन्होंने बताया पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक परिभाषा दी, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की परिभाषा दी। क्लियर? ठीक है, कि वह भूभाग जिसके उत्तर में विंध्य क्षेत्र और नर्मदा नदी से दक्षिण में इंद्रावती और ब्राह्मणी नदी तक है, ठीक, जहां के लोग जो हैं वो आपका सिंह बाजार का प्रचार करते हैं, यहाँ की स्त्रियों की वस्त्र प्रणाली का उन्होंने जो है वर्णन किया। उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ धान की खेती होती है। क्लियर? इस तरीके से एक ऐसी परिभाषा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दी जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एक स्पष्ट रेखा चित्र तैयार हुआ, उसके भौगोलिक, उसके सांस्कृतिक, उसके आर्थिक परिदृश्य को शामिल करते हुए एक छत्तीसगढ़ की परिभाषा यहाँ पर दी गई। क्लियर है? किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, और इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये बात हो गई 1918 की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुने, 1905 में सबसे जो है पहली बार, या कहें कि वर्तमान जो मानचित्र छत्तीसगढ़ का वो तैयार हुआ था। ठीक, वही जो 1918 है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र का एक स्पष्ट रेखा चित्र दिया, या कहें कि परिभाषित किया इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र को। क्लियर है? ठीक, अब देखिए 1918 के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको भारत के इतिहास की तरफ लेके चलूंगा। इसको यहाँ पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कहानी को लिंक करते हैं। देखिए 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। क्लियर? तो उस असहयोग आंदोलन से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एक कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और उस कंडेल नहर सत्याग्रह की सफलता से छत्तीसगढ़ जो है इस क्षेत्र की ओर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता, बड़े बड़े नेता, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम, महान नाम महात्मा गांधी जी का आता है। ठीक, वो सभी को जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ। ठीक, गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में, दिसंबर 1920 में यहाँ यात्रा पर आए भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र को एक अलग क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने लगा। राजनीतिक रूप से इसको ज्यादा आकर्षण मिलता चला गया। भारत के राजनीतिक नक्शे में इसको अंकित किया जाने लगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इससे फायदा हुआ, इससे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को एक बल मिला आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिर
इसके बाद 1924 में 1924, ठीक है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं 1924 में रायपुर जिला परिषद, ठीक है, 1924 में रायपुर जिला परिषद के समक्ष मध्य प्रांत से अलग एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्प पारित किया गया। क्लियर? कब? 1924 में। क्लियर है? ठीक है, ये सबसे पहला संकल्प हमने रायपुर जिला परिषद के साथ, तो याद रखें 1924 में कहां जाना है परंतु 1924 में हमको जाना है रायपुर। कहां जाना है? रायपुर, ठीक है, रायपुर जिला परिषद। कहां जाएंगे? रायपुर जिला परिषद 1924, ठीक है, 1924 में। और वहां पर हम पृथक राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की मांग का संकल्प जो है वो हम लोग रखेंगे मध्य प्रांत से अलग। क्लियर है बात? ठीक, ये 1924 की बात हो गई। चलिए 1924 के बाद फिर एक हमको और मौका मिला अपनी बात रखने का 1939 में, जब आज का जो जबलपुर है वहां पर अधिवेशन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। इन दिस त्रिपुरी सेक्शन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, ये जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है ये मुख्य रूप से त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है, यदि आपने भारत का इतिहास पढ़ा हो, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस छोड़ दिया था, वो सारी चीजें हैं। तो देखिए यहीं पर एक और तथ्य हमारे सामने आता है, यदि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर बात करें तो 1939 के इस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जो त्रिपुरी है वो आज का क्या है? जबलपुर। क्लियर है? जबलपुर क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ पर जो है कांग्रेस के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी, ठीक है, ये वाक में मांग रखी थी, ठीक है। देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा तब तक और ज्यादा ख्याति उनकी हो चुकी थी, प्रसिद्धि हो चुकी थी, इसलिए छत्तीसगढ़ की तरफ से कह लीजिए कि प्रतिनिधि के रूप में या एक नेतृत्व के रूप में उनको वहां कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने शामिल हुए और वो ये बात उन्होंने कही। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इन्हीं की वजह से गांधी जी जो है वो छत्तीसगढ़ उनका आगमन हुआ है, एक नहीं 2 बार हुआ है, ठीक है। और गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु भी माना है, ठीक है, कि अछूत उद्धार के क्षेत्र में आप मेरे गुरु हैं, ऐसा उन्होंने माना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवा का काम, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया, वही काम भारत में महात्मा गांधी ने किया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे भारत देश में गांधी जी को माना जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा जी का भी स्थान है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1939 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं 1947 में, ठीक है, सॉरी 1946 में चलते हैं पहले। तो 1946 में छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित सबसे पहले संगठन का गठन किया गया और वो था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ये 1946 में गठन इसका हुआ है, जो कि ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा इसका गठन किया गया। इसके द्वारा ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो याद रखिएगा कि 1946 ये जो गठन किया गया है, संगठन बनाया गया है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से संबंधित सबसे पहला संगठन है। याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्माण के संबंधित सबसे पहला संगठन कौन सा था? तो वो था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जो कि गठित किया गया था किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा गठित किया गया था 1946 में, 1946, ठीक है। और फिर 1947 में आते हैं, तो 1947 में क्या भारत आजाद हुआ, ठीक। तो एक प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसमें शामिल था या किसका हिस्सा था, ठीक है। तो याद रखें 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ जो है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका हिस्सा हुआ करता था जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। एक बार फिर से देखें यहाँ तक, उसके बाद फिर आगे कहानी चलती रहेगी, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। देखें
तो 1854-55 सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ, छत्तीसगढ़ साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र को मिला करके उसी मध्य प्रांत का राजधानी बनाया गया नागपुर, और उसमें 5 प्रमुख संभाग रहे। उन्हीं 5 संभागों में से एक छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना 1862 में, ठीक है, 1862 में, तब उसका मुख्यालय बनाया गया रायपुर, ठीक है। उसके बाद 1905 में सर्वप्रथम जो है वर्तमान मानचित्र सामने आया बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है। 1918 छत्तीसगढ़ के प्रथम संसद निष्ठा ने पहली बार परिभाषित किया छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के परिभाषा दी, पांडुलिपि में एक स्पष्ट रेखा चित्र उन्होंने तैयार किया, ठीक है, 1918। फिर उसके बाद फिर 1924 चलते हैं, रायपुर जिला परिषद के सामने मध्य प्रांत से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का संकल्प वहां पे दिया गया। उसके बाद फिर 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के समक्ष जो है ये मांग रखी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की। छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित, राज्य निर्माण से संबंधित सबसे पहला संगठन कौन सा था, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जो कि 1946 में ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा गठित किया गया। उसके बाद 1947 में प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था छत्तीसगढ़, तो वो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था, ठीक है। चलिए अब 1947 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बातें आगे हैं, अभी और भी हम पूरा 2000 तक जाएंगे जब छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा, क्लियर है। चलिए देखें, चलिए अब 1947 के बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं, देखिए 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के एक आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, और वो आयोग का नाम था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है। तो इस फजल अली आयोग के समक्ष भी हमने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखी, ठीक है, 1953। इस फजल अली आयोग का काम यह था कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो है यहाँ पर जाकर के फजल अली आयोग के समक्ष ये बात वहां पे रखी, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की बात। फजल अली अपना काम करता रहा, फजल अली आयोग, ठीक है, वो रिपोर्ट तैयार कर रही थी, है ना। इस बीच 1955 में रायपुर के विधायक, ठीक है, तत्कालीन जो विधायक थे रायपुर के ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है, रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत की विधान सभा के समक्ष एक मांग रखी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है, कहां पर, मध्य प्रांत की विधानसभा के समक्ष। और इस प्रकार ये जो मांग रखी गई, ये हम कह सकते हैं कि ये प्रथम विधायी मांग थी, क्लियर है, प्रथम विधायी मांग, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव एफर्ट बाय ठाकुर रामकृष्ण सिंह, क्लियर है। 1955 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो 28 जनवरी 1956, 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव, ठीक है, कहां, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, और इस छत्तीसगढ़ महासभा के मंच से डॉक्टर खूबचंद बघेल, हरि ठाकुर, केयूर भूषण, इन सभी प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं ने, प्रमुख नेताओं ने
इस छत्तीसगढ़ महासभा के मंच से एक बार फिर अपना पक्ष रखा छत्तीसगढ़ की मांग का। क्लियर। इसी बीच ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। क्लियर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्लियर। लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि 1 नवंबर 1956 को उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश इस राज्य का गठन किया जाता है और इसी मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र। क्लियर है? ठीक। छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल कर दिया जाता है। क्लियर है? लेकिन पृथक रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं होता। ठीक। वो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा रह गया 1 नवंबर 1956। क्लियर। अब देखें, यहां तक आते आते देखिए एक चीज पहले समझिए कि यह पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। भाई देखिए, हम तो भारत के ही अंग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। ठीक है, लेकिन हमको ये पृथक छत्तीसगढ़ राज्य क्यों चाहिए? क्यों ये सारे नेता जो हैं वो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं? ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा हमको, है ना। देखिए बहुत से कारण है, कुछ मौलिक कारण है, जैसे कि सांस्कृतिक रूप से यदि बात की जाए, ठीक, तो शेष जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यानी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है आज, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, यहाँ के लोगों का रहन सहन, ये उस शेष मध्य प्रदेश से अलग है। ठीक, ये एक बात हो गई। तो इस आधार पर एक पृथक राज्य निर्माण की तरफ हमको अग्रसर होना पड़ा। दूसरी बात करते हैं, यहां इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विविधताएं हैं। ठीक है, वन विविधताएं हैं, वन संसाधन की विविधताएं हैं। ओके, इसके अलावा कृषि के लिए पर्याप्त क्षेत्र है, अपार संभावनाएं हैं। क्लियर है। खनिज संसाधन की बात करें तो यहां पर लोहा, कोयला, बॉक्साइट, हीरा, अभ्रक, ठीक, इसकी प्रचुरता है। लगभग 40 से ज्यादा खनिज यहां पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर। मानव संसाधन की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की भी बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, यहां पर उपलब्धता है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ के यदि मानव संसाधन की बात करें तो जहां की जो जनसंख्या है वो तो मालदीव हो गया, कुवैत हो गए, है ना, श्रीलंका हो गया। ठीक है, यहाँ के जनसंख्या से भी ज्यादा है वहां की आबादी और यहाँ की आबादी। ठीक है, ये यहाँ की बहुत ज्यादा है। तो पर्याप्त मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स भी है। इसका मतलब यह है कि हमको बहुत अच्छा लेबर वर्क यहाँ पे मिल सकता है, लेबर रिसोर्स मिल सकता है। क्लियर है बात। ठीक। अब खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, तो ये सारा कुछ है। तो होता ये था कि यहाँ के संसाधनों का दोहन करके राजस्व की प्राप्ति कर ली जाती थी, लेकिन राजस्व उनको यहां से मिल रहा था, लेकिन यहां पर वो खर्च नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब यह कि छत्तीसगढ़ का विकास मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों के विकास से धीमा था या उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। ये जो क्षेत्र था वो उस मामले में, विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा था। ठीक है, तो इन सब वजहों से, इन सब मौलिक कारणों की वजह से भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण या कह लें कि एक आत्मनिर्भर राज्य यदि छत्तीसगढ़ को बनाना था तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक था। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास एक वन संसाधन है, मानव संसाधन है, खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, तो क्यों न एक आत्मनिर्भर राज्य की तरफ हम कदम बढ़ाएं। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ निर्माण जो है हो, एक पृथक राज्य ये बना। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आगे 1956 के बाद भी इस तरीके से फिर प्रयास जारी रहा। ठीक है, अभी तक सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन ठीक है, अभी तो आगे देखते हैं। 1956 के बाद आगे चलते हैं तो हम चलते हैं 1967 में। ठीक है, 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल
जो कि इस समय राज्यसभा के मेंबर भी थे, सदस्य भी थे। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल के सहयोग से राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का निर्माण किया। ठीक है, द ब्रदरहुड एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए ये प्रयास इन्होंने किया 1967 में। 1967 के बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम 1976। 1976 में नाम आता है शंकर गुहा नियोगी का। ठीक है, शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। क्लियर। इसके बाद 1983 में फिर से शंकर गुहा नियोगी जी ने एक और प्रयास किया छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित, और एक छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। इसी 1983 में पवन दीवान, ठीक है, पवन दीवान जी ने छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन कर दिया, और इस तरीके से और भी जन आधार जो है वो मिल गया छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए। क्लियर है बात? ठीक। अब चूंकि जन भावनाएं इससे जुड़ती जा रही थी, ठीक, अभी तक राजनीतिक नेतृत्व मिल रहा था, ठीक है, उसके बल पर हम आगे बढ़ रहे थे, निर्माण की दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन अब जब जन आधार में बहुत जुड़ गया तो फिर दो और महत्वपूर्ण चीजें हुई जिसने फिर छत्तीसगढ़ निर्माण के जो रास्ता है उसको और आगे बढ़ाया। जैसे 1994 में साजा के जो तत्कालीन विधायक थे उनका नाम था गोपाल परमार। ठीक है, गोपाल परमार जी ने मध्य प्रदेश विधान सभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया और सर्वसम्मति से पास भी हो गया। ठीक, ये 94 की बात है। इसके बाद फिर इस दिशा में और बल मिला, तो फिर 98 में जब राष्ट्रपति थे माननीय श्री के.आर. नारायणन जी, उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, और इस प्रकार और बल मिला, और 1998 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक है, और इस प्रकार एक शासकीय संकल्प यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से संबंधित पारित हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है, कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए, उसमें जो भी संशोधन की आवश्यकता है वो संशोधन किए जाए। क्लियर हुआ? तो ये विधेयक यहाँ पर उसके लिए विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित हो गया, और इस प्रकार फिर 1998 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो था 1998, वो फिर आगे चल के मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के रूप में जाना गया। ठीक है, और उसमें क्या डेट्स थी, प्रमुख तारीखें थी, उसको हमको याद करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने देखा उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम देखेंगे कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ, फिर राज्यसभा में कैसे पारित हुआ, और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसमें कब हुए, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बनता है। देखिए ध्यान से सुने। देखें, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। सबसे पहले लोकसभा, ठीक,
उसके बाद फिर राज्यसभा की तरफ देखेंगे और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बात करेंगे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे। परंतु देखिए लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया, जो कि 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। फिर इसके बाद 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में ये प्रस्तुत हुआ इसका प्रपोजल, और फिर राज्यसभा से भी ये पारित हो गया 9 अगस्त 2000, और फिर इसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 28 अगस्त 2000। क्लियर है? 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर होने के बाद फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को, जो कि उस मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 30.47, ठीक है, 30.47% था, उसको अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया अनुच्छेद 3 के तहत। क्लियर है? इतनी बातें याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, 28 अगस्त 2000 को के आर नारायणन जी ने साइन किया, राष्ट्रपति महोदय ने, और फिर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 30.47% हिस्से को निकाल करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 के तहत ये राज्य का निर्माण हुआ है। क्लियर है बात? ठीक, और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसमें आपको याद रखना है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, किसने प्रस्तुत किया, राज्यसभा में कब पारित हुआ, वो डेट याद रखनी है आपको, राष्ट्रपति महोदय ने कब साइन किया, ये आपको याद रखना है। सारी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखेंगे, मध्य प्रदेश जो है वो बना था कब? इसी 1 नवंबर को बना था 1956 में। तो 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ बना, इसका मतलब ये है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का लगभग 44 वर्षों तक हिस्सा रहा है। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक वो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, और उसके बाद फिर पृथक छत्तीसगढ़ के रूप में एक स्वतंत्र एक छत्तीसगढ़ राज्य बना। क्लियर बात? ठीक है, चलिए सो आई होप कि आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी पढ़ंतुओं। ठीक है, अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें, और ये जो नाम है हमारे चैनल का द पढ़ंतु, वो आप सभी के डेडिकेशन को ध्यान में रखकर ही नाम ये लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जहां पढ़ंतु के सामने या हमने जो द लगाया है उसकी एक विशिष्टता है, एक अद्वितीय पहचान बनाने के लिए हमने द लगाया है। ठीक है, तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड ये प्रयास हम लोगों ने चालू किया है, हमारी पूरी टीम ने ये चालू किया है, और हम चाहते हैं कि आप भी उसी डेडिकेशन के साथ हमारे साथ पढ़ते चलें। ठीक है, सिलेबस जो है वो बिल्कुल टाइम से पहले आपका कवर कर दिया जाएगा। हर दिन जो शेड्यूल है वो हम जारी करेंगे, उसके हिसाब से आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोविड-19 के खिलाफ हम सभी की जो जंग है वो जारी रहनी चाहिए। स्वयं को भी सशक्त करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू सो मच।